पिछले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा प्रवचन एक फिक्स्ड इंटरव्यू के माध्यम से दिया, जहाँ सवाल भी प्रधानमंत्री कार्यालय के तैयार किए गए और जवाब प्रधानमंत्री के। एक चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर उन्होंने देश को गुमराह किया, असत्य बोला और अपनी सरकार के और अपने कार्य की स्वयं सराहना की। प्रधानमंत्री जी ने पिछली सरकार पर भी आक्षेप लगाए, कटाक्ष किए जो न्यायोचित नहीं थे। 27 महीने के बाद प्रधानमंत्री को किसी भी तरह के बहाने बनाने की जगह और पिछली सरकार पर व्यंग करने की जगह अपने वायदा खिलाफ़ी की जवाब देना चाहिए और उसके साथ साथ अपनी सरकार की कारगुजारी के बारे में लोगों को ईमानदारी से बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, पिछली सरकार के कार्यकाल में भारतवर्ष पहला देश दुनिया के इतिहास में बना था 10 साल में जीडीपी को चौगुना करना। प्रथम औद्योगिक क्रांति के बाद उस समय तक ब्रिटेन, अमेरिका और उसके बाद जापान, कोरिया और चीन। प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमी के बारे में कम जानकारी रखते हैं और अधिकारी भी अगर उनको सही जानकारी दें तो उनको शायद नौकरी खोने का खतरा रहता है। जो यूपीए ने, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अर्थव्यवस्था दी थी इनको, इकोनॉमी बड़ी मजबूत हालत में थी। 300 खरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। 10 साल में भारत की नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय 3 गुना बढ़ी थी। 140 मिलियन ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, यानी कि 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए थे। उसके साथ साथ भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो निर्यात है, वो 323 बिलियन डॉलर था। पिछले 2 साल में वो निरंतर गिरा है। आज हमारे इकोनॉमी के हालात चिंता का विषय हैं। जो की पैरामीटर्स हैं, एक तो नेशनल सेविंग रेट वो गिरा है। नेशनल इन्वेस्टमेंट रेट निरंतर 2 साल में गिरा है और पहली बार इतिहास में इन्वेस्टमेंट रेट सेविंग रेट से नीचे आ गया। डेट टू जीडीपी रेशो, जो यूपीए के शासनकाल में 63% से कम करके 46% पे लाई गई थी, वो इनके पहले साल में बढ़कर 53.9 पर पहुंची और अब लगभग 59 पर है। अभी परसों 2 रोज़ पहले जो आंकड़े सरकार की तरफ से आए हैं उसमें बताया है कि जीडीपी Q1 में, पहले तिमाही में 7.1 पर है। ये नई मेथोडोलॉजी के आधार पर है। प्रधानमंत्री ने कल अपने प्रवचन में ये भी कहा कि सबसे तेज़ ऐतिहासिक जीडीपी ग्रोथ है। हमारी सरकार से मांग है कि नई मेथोडोलॉजी के आधार पर यूपीए के 10 साल का जीडीपी ग्रोथ को जारी करें नई मेथोडोलॉजी पे। अगर पुरानी मेथोडोलॉजी पे जाएं तो ग्रोथ रेट फ्लैट है। प्रधानमंत्री जी क्योंकि कल गुमराह कर गए और बहुत चैनल्स हैं जिस नेटवर्क के माध्यम से इन्होंने दिखाया, आपकी जानकारी के लिए
यूपीए के प्रथम साल में 2004-05 में 7% जीडीपी थी। उसके बाद निरंतर 3 साल 9.5, 2006-07 में 9.6 और 2007-08 में 9.3। उसके बाद आर्थिक संकट जब विश्व में आया, पहली बार गिरा 7 के नीचे 6.7 पर, और उसके तुरंत बाद दोबारा 8.6, 9.3 और 6.2। एवरेज औसत 8.5% जीडीपी बढ़ी यूपीए के शासनकाल में। प्रधानमंत्री को पद की गरिमा को देखते हुए सत्य पर आधारित अपनी बात कहनी चाहिए। इनका बड़बोलापन, झूठे दावे, लोगों को गुमराह करने के निरंतर प्रयास वास्तविकता को नहीं नकार सकता। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा that India has received the highest ever GDP. It is false, factually incorrect, and it's a matter of deep disappointment that India's Prime Minister is telling lies to the citizens. It's unfortunate. He should not have said this. On 20th of July, his minister informed the Parliament of India, and you can check that the FDI in 2014-15 was 30 billion US dollars, and the FDI in 15-16 is 40.9, less than 41. The highest FDI which India received was in 2011, that is 46.66. You can check all these numbers. Prime Minister's highest ever was surpassed thrice during UPA 2's time, and UPA 2's, after the economic and financial crisis, total FDI as per the RBI numbers was 193 billion US dollars. So if Prime Minister should also be reminded that during his time the FDI that has come in has not gone into manufacturing and job creation. Like they have adopted the new methodology to fudge the numbers, to inflate the figures, they have also changed the definition of FDI, but still they cannot hide the truth. 24% only of the FDI in the last 2 years has gone into manufacturing, and 76% has gone into the services sector. Jobs have not been created, and I challenge Prime Minister, his Finance Minister and the government to come out with a white paper and tell the country about the falling investment rate, falling manufacturing, non-creation of new capacities, the gross capital formation, that is, new industrial capacities to be added, has fallen in double digit between first year in office and this year. This is government's figures released barely 3 days ago. Please read that. For the first time in real terms, the gross capital formation is in the negative, minus 3.1. Fixed gross capital formation, GCFC, is minus 4.6. Jobs have been lost. Where we were growing the exports at 15-20% annually, India's merchandise export should have been $440 billion last year. It has fallen to 261 billion US dollars.
बेहतर होता अगर प्रधानमंत्री पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते तो आप लोग सवाल पूछते। काफ़ी लोग आप में से जानकार हैं जो पूछते कि असली बात क्या है। 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा करके प्रधानमंत्री जी आए थे, नौकरी टूटी है हिंदुस्तान में, रोजगार टूट रहा है। उन्होंने क्योंकि श्वेत पत्र की बात करी, मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी, आप श्वेत पत्र लाएं and tell the country the truth about employment and all the facts that I have stated. These are government numbers, these are not Congress party's numbers. And Prime Minister needs to be confronted with the truth. And we will not allow him to get away with fixed interviews and his pravachan to mislead the people of this country. Exports have fallen for 20 months continuously. They were celebrating in June when there was a minor blip of plus 1.34, forgetting that it was against minus 20% of June 2015. In the export manufacturing sector, I have told you through you earlier, minimum 2.8 to 3.5 million jobs have been lost. It's a matter of common sense and a basic understanding. If your exports are falling, industrial production is falling, investment is falling, where are the jobs being created? When I have said that the capital formation is in the negative for the first time in real terms, I would also like to mention here that the existing industrial capacities of this country are lying idle. Only 70% of the pre-existing industrial capacities are being used. There have been 30% layoff, 30% non-utilization of industrial capacity. तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आग्रह हमारा आपसे ये रहेगा, कब ये प्रचार हो चुका, 27 महीने से आप प्रधानमंत्री हैं, अब कम से कम सच बोलने की आदत डाल लें और सही तस्वीर हिंदुस्तान के लोगों के सामने रखें। प्रधानमंत्री ने दूसरी बात कही, अब आदतन मजबूर हैं कि अपनी पीठ थपथपाई कि मैंने कभी दुर्भावना से, बदले की भावना से काम नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। पर तथ्य क्या कहते हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने बदले की भावना से काम किया। विपक्षी दल के नेता अर्जुन मोढवाडिया पर ट्रेसपासिंग का और रॉबरी का मुकदमा बनवाया 2004 में, जेल में डालने के लिए। शंकर सिंह वघेला जो मुख्यमंत्री रहे, उनके रेड कराई, उन पर मुकदमे बनाए। हमारे दिवंगत नेता जो मुख्यमंत्री रहे, ट्राइबल लीडर थे अमर सिंह चौधरी जी, उन पर लकड़ी काटने का मुकदमा करके उनको गिरफ्तार करने की चेष्टा करी। अधिकारी गुजरात में प्रताड़ित किए गए, लंबी सूची है। कोई रिटायर्ड डीजीपी कुलदीप शर्मा है, एक कोई भावनगर के डीएसपी राहुल शर्मा, सतीश वर्मा, सूची लंबी है। ये कौन सी सद्भावना से इन्होंने ये काम किया था? जिन अफसरों ने सच्चाई इनके शासन के बारे में और गलतियां, कमियों को सामने लाया, आज भी वो उनके पीछे पड़े हैं। पर उससे आगे बढ़ के मुझे एक चीज़ याद करानी है। कांग्रेस के नेतृत्व पर, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पर, पूर्व मुख्यमंत्रियों पर दुर्भावना के साथ, बदले की भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार काम कर रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के घर रेड उस दिन होती है, मुख्यमंत्री के घर पे, जिस दिन उनकी बेटी की शादी है। दिन भी चुना। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर सीबीआई का मुकदमा। क्यों? क्योंकि इनका अपना ललित मोदी गेट और माइनिंग गेट सामने आया था
राजस्थान के अंदर जब हमने इस्तीफे की मांग करी थी तो इन्होंने मुकदमा बना दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत पर सीबीआई और ईडी के मुकदमे। नेशनल हेरल्ड को, जो जवाहरलाल नेहरू ने अखबार शुरू किया था, उसको रिवाइव करने के लिए जो 1989 में जो पहली बार भूमि दी गई, प्लॉट दिया गया पंचकूला में, और बाद में रिस्टोर हुआ और सही कीमत पर रिस्टोर हुआ, उस पर मुख्यमंत्री पर मुकदमा, सीबीआई का मुकदमा, नेशनल हेरल्ड के जो तमाम ओहदेदार हैं एसोसिएटेड जर्नल्स के, उन पर मुकदमा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का मुकदमा, ईडी का मुकदमा। वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों को सीबीआई और ईडी के कार्यालय में घंटों बुलाकर, बार बार बुलाकर ये अपमानित कर रहे हैं। किस मुंह से प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि हम कोई बदले की भावना से काम नहीं करते? हमारा ये सवाल है सीधा। हम राजनीतिक लड़ाई लड़ना जानते हैं और जवाब देना जानते हैं। एक अखबार को जमीन देने पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है? किसी वकील से पूछिए। आपको आपत्ति है, आप जांच करें, जमीन वापस ले लें। इनकी सूची निकालें आप कि कहां कहां इनके राज्यों में किस किस को प्लॉट्स अलॉट हुए हैं, किस किस अखबार को दिए गए हैं, किस किस को पैसा दिया गया है। हमने किसी के खिलाफ हमारी सरकार ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई के केस इनके मुख्यमंत्रियों पर प्लॉट के अलॉटमेंट्स के नहीं किए थे समाचार पत्रों को, पर इन्होंने किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये बदले की भावना से भरे हुए। सो प्राइम मिनिस्टर टू claim in a fixed interview that he does not believe in politics of vendetta is proven wrong by his track record. Intolerance, confrontation and vendetta is part of Prime Minister's DNA and that of his party and the RSS. तीसरा, दलितों पे बोले। संसद में चर्चा हुई, देश में चर्चा हुई 2 बार, आप सब लोगों ने सुना है उसको। पूरे देश में समाज कह रहा है कि अत्याचार बढ़ा है। इन्होंने किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, ना स्मृति ईरानी के, ना बंदरू दत्तात्रेय के लिए रोहित बोमुला वाले मामले में जो मद्रास में हुआ, आईटीआई में, इनके गुजरात ऊना में हुआ। कितने दिन के बाद प्रधानमंत्री बोले, संसद में उस पर बड़ी बहस हुई, प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोले, हैदराबाद में जाके, कहाँ, हैदराबाद तेलंगाना में, वहाँ जाके बोले कि दलितों को मत मारो, मुझे गोली मारे। देश के प्रधानमंत्री हो, इतना असहाय तो नहीं हो, जो कानून तोड़ रहे हैं उनको गिरफ्तार करो। इनके गुजरात में जब स्वयं ये मुख्यमंत्री थे, यही ट्रैक रिकॉर्ड था। जब वहाँ से आए दिल्ली, 28,000 अनफिल्ड वैकेंसीज थी शेड्यूल कास्ट की, 27,900। ये सब आंकड़े आप देखिए। वहाँ कोई संतुलित विकास नहीं था, वहाँ कोई न्याय नहीं था इनके शासन के अंदर, जो आज हिंदुस्तान में भी नहीं है। ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, ये इनकी नीति है। क्या नहीं हुआ 2 साल में? 21वीं सदी के भारत में आप क्या नहीं सुना हमने? घर वापसी, लव जिहाद, गौरक्षा के नाम पर गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना, तनाव और टकराव और हिंसा करना। किसके खिलाफ इन्होंने आज तक कार्रवाई करी है? इनके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, बीजेपी संसदीय दल के अंदर मंत्री हैं जिन्होंने बयान दिए हैं। किसी एक को निकाला प्रधानमंत्री जी? हमने इनसे कहा था, मैंने स्वयं संसद में कहा था कि आप कार्रवाई करें। अगर आप एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक उदाहरण बनेगा और शायद लोग अपनी वाणी पर अंकुश लगाएं, पर इन्होंने नहीं किया। वो आदित्यनाथ हैं, साध्वी प्राची है, साक्षी महाराज है, इनका एक विधायक है सोम,
एक मंत्री है बलियान, इतनी लंबी फहरिस्त है इनकी कि तो नाम याद रखना मुश्किल होगा, कहीं लिख के लाने पड़ेंगे, इतनी लंबी सूची है इनकी। किसके खिलाफ कार्रवाई करी है इन्होंने आज तक? देश में एक ऐसा वातावरण बना दिया, जिस संगठन दल ने 1996 तक आरएसएस हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लगाया था, आज वो तिरंगा यात्रा करने निकल पड़े। जैसे नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के आने से पहले हिंदुस्तान के अंदर तिरंगे को सलाम नहीं किया जाता था, तिरंगे का सम्मान नहीं होता था। हर स्कूल में होता है, हर कॉलेज में होता है, हर नगर पालिका में होता है, हर शहर में होता है, हर गांव में होता है। इसलिए इन्होंने जो कल प्रवचन दिया है और खूब दिखा, हमको मजबूरी में सच्चाई आपके माध्यम से कहनी पड़ती है कि जो कहा है गलत कहा है, तथ्य उसको नकारते हैं और देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि वो सत्य से रिश्ता तोड़ के असत्य को अपनाएं और बार बार अपनाएं। और इनकी बदले की भावना का एक और उदाहरण है जिसमें प्रधानमंत्री अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। एक विवादित व्यक्ति जिनका काम लोगों को बदनाम करना, बुरी भाषा का इस्तेमाल करना, आरोप लगाना, चरित्र हनन करना, अटल बिहारी वाजपेयी जी का किया जिन्होंने, वो तो बीजेपी के एनडीए के प्रधानमंत्री थे, सुब्रमण्यम स्वामी। उसको पहले Z+ सिक्योरिटी देना, उसको बंगला अलॉट करना, उसको नॉमिनेटेड मेंबर संसद में लेकर आना, उससे मुकदमे करवाना, उससे चिट्ठियाँ डलवाना, ये उस सब काम करने के बाद आश्चर्य है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं तो सद्भावना से काम करता हूँ, कोई बदला नहीं, कोई दुर्भावना नहीं। हम इनकी बात को बिल्कुल नकारते हैं। This claim of the Prime Minister deserves to be rejected with contempt because it belies the facts, the actions of his colleagues, his government. There's a complete centralization of power, of decision making in the Prime Minister's office. We have said, and I repeat today, there is a dirty tricks department which is active, operated from the Prime Minister's office. They're targeting leaders in the opposition. We have said in Parliament, we are saying it again. They are tapping phones, keeping opposition leaders under surveillance, keeping the judges, senior officials of the Government of India under surveillance, and the phones are tapped. In a cabinet form of government in a parliamentary democracy, there is a dangerous hybrid that has been created by Prime Minister Narendra Modi. He is running a presidential form of authoritarian government with neither the checks of the presidential form of government, which are there in those countries which have a presidential system, nor the checks and balances of cabinet and parliamentary system.